Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching chapter number 8 exercise 8.4 video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा लास्ट के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बुक के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 13 को समझा था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से बात का आगाज करते हैं। मेरा बच्चा आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि एक्सरसाइज 8.4 में मेनली 2 से 3 तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी और फिर उनके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। अब एक दूसरे तरह के क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। अब एक दूसरी तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्या कहता है? Find the equation of the tangents of the at the end of the lattice rectum of the parabola और then आपको उस पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। सर क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। तो आइए मेरा बच्चा क्वेश्चन को डायग्राम के जरिए समझते हैं। टेंजेंट क्या होता है थोड़ा सा आइडिया लास्ट क्लास में भी दिया था। लेटिस रेक्टम क्या होता है उसको भी समझते हैं और फिर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो बेटा मैंने अब आपकी आसानी के लिए आपके सामने पैराबोला का स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर बना हुआ होता है दिस इज द फिगर ऑफ पैराबोला। अब इस पर्टिकुलर पैराबोला की खास बात क्या है, तो इसके अंदर जो रेड से आपको लाइंस दिख रही है, लाइंस कहलाती हैं टेंजेंट की। यानी कि कोई भी लाइन किसी भी कर्व को अगर टच करते हुए जा रही है तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर इस पर्टिकुलर पैराबोला को टच करते हुए जा रही है। क्लियर है भाई? हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा हुआ है? हमें इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी कि जो रेड से लाइन मैंने ड्रॉ करी है, जो टेंजेंट लाइन है, हमें इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर एक बात और की गई। वो बात क्या की गई है कि जो टेंजेंट्स फॉर्म होंगे ना, ये एंड पॉइंट्स के ऊपर फॉर्म होंगे लेटिस रेक्टम के। यानी कि लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे बन रहे होंगे। अब सबसे पहले तो हमारे जहन में बात आती है कि लेटिस रेक्टम क्या होता है पैराबोला के केस के अंदर। मेरा बच्चा अगेन हमारी साइंस सरकार उसने 8.1, 8.2, 8.3 आपको नहीं करवाई, तो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आपको अलग से भी देने पड़ेंगे। मेरा बेटा लेटिस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है, लेटिस रेक्टम पैराबोला के केस में एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस के पॉइंट से पास होती है, पैराबोला के दो पॉइंट्स को टच कर रही होती है। मगर ये जो लाइन होती है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या कहा? दोबारा समझ लीजिए। मैंने कहा कि भाई एक सिंपल फोकल कॉर्ड के अंदर या सिंपल एक कॉर्ड के अंदर और लेटिस रेक्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये कल को आपको एप्टीट्यूड के अंदर वो चीज हेल्प कर रही होगी। एक सिंपल कॉर्ड कहते हैं कि अगर मेरी एक लाइन पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को टच कर रही होगी तो उसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। और अगर ये लाइन जिसको मैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला कह रहा हूं फोकस के पॉइंट से पास होते हुए पैराबोला के दो पॉइंट्स को टच कर रही होगी तो उसको कहेंगे फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। और तीसरे नंबर के ऊपर तीसरी कंडीशन, अगर ये लाइन ना सिर्फ पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स को टच कर रही हो, फोकस से भी पास कर रही हो, बल्कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के भी परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर ऐसी लाइन को कहते हैं लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपके लिए हलवा बन जाएगा, मगर इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको पिक करना बहुत जरूरी है। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि भैया टेंजेंट जो फॉर्म होंगे इस पैराबोला के ऊपर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। दैट्स वेरी सिंपल। सर ये भाई मुझे एक लाइन की इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है। मैंने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि बेसिकली किसी भी कर्व को टच करते हुए जा रही है, उसको क्या कहते हैं भाई? टेंजेंट लाइन कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है बेटा, वो क्या फाइंड करना है? यानी कि उसने आगे कंडीशन दे दी कि भाई तुम्हारी जो टेंजेंट लाइंस बन रही होंगी ना पैराबोला के ऊपर, ये बेसिकली एक खास मुकाम पे बन रही होंगी। और उस खास मुकाम के बारे में उसने क्या बताया कि जो खास मुकाम होगा ना, ये बेसिकली तुम्हारा जो लेटिस रेक्टम होगा उसके एंड्स के ऊपर ये टेंजेंट फॉर्म होगा। अब फौरन जहन में आता है बच्चे के, सर ये लेटिस रेक्टम क्या होगा, किसके एंड के ऊपर? तभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि मेरा बच्चा लेटिस रेक्टम को समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। फोकल कॉर्ड समझनी पड़ेगी, फिर सिंपल कॉर्ड समझनी पड़ेगी। कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो पैराबोला के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को टच कर रही होती है, ये सिंपल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला कहलाती है। फोकल कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि फोकस के पॉइंट से पास होते हुए पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को टच कर रही होती है, देन इट इज नोन एज फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। व्हाइल लेटिस रेक्टम क्या होता है? लेटिस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो कि पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स को भी टच कर रही होगी, फोकस से भी पास हो रही होगी यानी कि एफ के पॉइंट से, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के भी परपेंडिकुलर होती है, देन इट इज नोन एज लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो अब क्या कंडीशन क्या दे रहा है कि भाई ये तुम्हारी जो टेंजेंट लाइंस बन
रही होंगी ना, ये जो इस लेटिस रेक्टम के एंड के कोने होंगे उनके ऊपर फॉर्म होगा। क्योंकि अगर ये कंडीशन मुझे नहीं देता तो मैं एज्यूम कर सकता था कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर टेंजेंट है वो इधर फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता। मगर उसने कंडीशन दे दी कि भाई लेटिस रेक्टम के एंड के ऊपर, जाहिर सी बात है इस लाइन के दो कोने होंगे, दोनों के ऊपर टेंजेंट फॉर्म हो रहा होगा। एक कंडीशन तो हमने यहां से पिक कर ली। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो, सर हमारे फलाना टीचर ने तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाया था, उन्होंने तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, आप इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं। मेरा बच्चा अगर ये समझ में आएगी बात तभी आपको फिर ये पॉइंट्स में समझा सकता हूं। यहां तक की बात आई गेस सबको क्लियर हो गई होगी अब तक। अब चलते हैं पहला पॉइंट a,0 कैसे आया। मेरा बच्चा ये फोकस का पॉइंट है। पैराबोला के केस के अंदर अगर आप में से किसी के पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि मैंने एप्टीट्यूड के लिए पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ाया हुआ है। उसमें बहुत डिटेल में पैराबोला का स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया था बच्चे को, हाइपरबोला का भी किया था, इलिप्स का भी किया था। आप उसको जाके समझ सकते हैं वहां से कि पैराबोला के केस में फोकस क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा बच्चा बट उसको समझने की जरूरत नहीं है, वैसे भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, वैसे भी क्लियर कर दूंगा। मेरा बच्चा पैराबोला के केस के अंदर फोकस आपके पास वर्टेक्स से आगे एक पॉइंट होता है जो कि पैराबोला के केस में स्मॉल a से डिनोट होता है। तो यहाँ पे a,0 मेरा पॉइंट आ गया। ये पॉइंट a,0 कैसे आया कि मेरा जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन के ऊपर है, तो मेरे पास यहाँ पे फोकस का जो पॉइंट आ रहा होगा a,0 आ रहा होगा। अगेन चूंकि आपकी 8.1, 8.2, 8.3 अभी इन्वॉल्व नहीं है, आने वाले सालों में इंशाल्लाह वो भी मैं चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा। बट अभी के लिए आपको एक छोटी सी बात ज़हन में बस रखनी पड़ेगी कि भैया यहाँ पे क्या है, a,0 हमने पॉइंट लिया है क्योंकि मेरा जो फोकस का पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये दो पॉइंट्स कैसे आए, ये दो पॉइंट बेसिकली कहलाते हैं एंड पॉइंट ऑफ द लेटिस रेक्टम। जब उसने आपको कंडीशन दे दी कि आपकी जो टेंजेंट है, उसने जब आपको कंडीशन दे दी कि आपके जो टेंजेंट है वो एंड के ऊपर, लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें ये बात मालूम होती है कि लेटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू, उनके एंड पॉइंट्स ये होते हैं। अगेन ये कॉन्सेप्ट आप 8.1, 2, 3 में फॉर्म पढ़ते हो। तो बेसिकली बेटा ये जो दो पॉइंट्स हैं कहां से आए, ये एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटिस रेक्टम होते हैं। अब चूंकि उसने आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि टेंजेंट जो आपके फॉर्म होंगे ये लेटिस रेक्टम के एंड्स के ऊपर होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लिया है, क्योंकि हमारे जो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं ये लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के ऊपर हो रहे हैं। तो ये दो पॉइंट जो है लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं। पहला वाला a,2 है जहां आपका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। नीचे वाला जिस पॉइंट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं वहां पे x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स द मेन रीजन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, ये फिगर आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। मेरा बच्चा इस फिगर को समझ में आना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि समझ में आ जाए बच्चे को, नहीं तो ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाता है जैसे आपको आपके कोचिंग के टीचर ने करवाया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और सिंपल तरीके से बुनियादी पहले बातें लिख देते हैं हमें क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंड्स ऑफ द लेटिस रेक्टम, यानी कि मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है जो कि एंड पॉइंट ऑफ लेटिस रेक्टम के ऊपर फॉर्म हो रही है और हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो इन तमाम बातों को जल्दी से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने जल्दी से वर्डिंग लिख दी जो वर्डिंग हमें चाहिए थी। क्या लिखी है भाई वर्डिंग? मैंने यहाँ पे मैंने सिंपल सी बातें लिखी हैं, तभी मैंने इस वीडियो को स्किप कर दिया था कि आपका टाइम जरा वेस्ट ना हो। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट of the ends, that is at the end of the, नहीं सही है, we have to find the equation of the tangent of the end of the लेटिस रेक्टम, यानी कि जो टेंजेंट मेरे फॉर्म हो रहे हैं लेटिस रेक्टम की, ये जो लाइन कहलाती है लाइन लेटिस रेक्टम की लाइन होती है, इस पर्टिकुलर लाइन के एंड के ऊपर जो टेंजेंट मेरे फॉर्म हो रहे हैं उसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये किसके लेटिस रेक्टम है? पैराबोला का। और उसकी इक्वेशन मुझे क्या गिवन थी? y² इज इक्वल टू 4x। मैंने जो इक्वेशन मुझे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर उसको लिख दिया और फिर आगे क्या लिखा कि भाई मुझे बात मालूम है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होते हैं, एक होता है a,2a, दूसरा क्या होता है a,-2a। आई डोंट थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला होगा। मैंने बहुत तरीके से बेटा आपको कॉन्सेप्ट बना दिया, यहां तक आई गेस कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा पैराबोला का, और फिर उसके बाद हमने सिंपल सी वर्डिंग लिख दी। अब हम क्या काम करेंगे मेरा बच्चा, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जिन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ना, मैंने तभी आपके पास जो हमारे पास 2 से 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में करवा दिए। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस बड़े मजे के हैं मेरा बेटा। कैसे? आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है आइए जरा चल के आगे देखते हैं, मगर आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर होगी कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है उसको एग्जामिनर को बता दिया, क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर में बात बताना बहुत जरूरी होता है, इसके नंबर होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं भाई, और जो एंड पॉइंट ऑफ लेटिस रेक्टम होते हैं उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस इक्वेशन के ऊपर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूं। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा बेटा मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की और इस लाइन की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप गौर करें इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन फाइंड करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 के अंदर।
उनमें से जो एक फॉर्मूला होता है वो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इस लाइन के ऊपर मेरा बच्चा एक पॉइंट तो मुझे पहले से गिवन है। अगर किसी तरीके से मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो भाई कमाल हो जाएगा, मालिक बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा तो मैं स्लोप पॉइंट इक्वेशन के फॉर्मूले को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर लाइन का क्या फाइंड कर लूंगा, इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। सेम गोज फॉर हियर, मुझे इसका भी स्लोप अगर पता चल जाए तो पॉइंट गिवन है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर का, सिंपल तरीके से मेरी इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि इन तमाम क्वेश्चंस का जो आप 8.4 में हम सॉल्व कर रहे होंगे 99%, उसके अंदर हम क्या तरीका यूज करेंगे कि भाई इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करनी हुई तो स्लोप फाइंड करना जरूरी हुआ करेगा। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन का वो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। मेरा बच्चा सिंपल तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाके मैं क्या लिखूंगा, मैं डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। और मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं भी आपको उसका तरीका बता देता हूं। मैं क्या काम करने वाला हूं, सिंपल तरीके से एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूंगा किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी पीछे भाई, इक्वेशन नंबर 1 सिंपल सी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसा ही था भाई, बिल्कुल ऐसा ही था। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा एक्स की रिस्पेक्ट से तो क्या बन जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव आएगा वाई स्क्वायर के ऊपर, इधर भी इस पूरी टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के अंदर, ये हो जाएगा 2y और dy बाई डी एक्स यहां पर आ जाएगा। और 4ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 4a कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी जाएगी और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं सिंपल तरीके से क्या कह सकता हूं, क्या बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद यहां पे क्या बन जाएगा, सिंपल 4a, 2 1 जार 2 2 जार क्या होता है 4, ये 2y यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली आपके पास ये आ रही होगी 2a डिवाइडेड बाय y। मुझे बताओ भाई यहां तक कोई मसला, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 पे डेरिवेटिव लिया है भाई। मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर्स तो देखे हुए हैं ना, इंटीग्रेशन के लेक्चर्स तो देखे हुए हैं ना भाई। सिंपल तरीके से क्या काम करा हमने, इक्वेशन पे डेरिवेटिव लिया। आई होप डेरिवेटिव लेना तो सबको आता है, कोई मसले की बात थोड़ी है उसके अंदर। अब डेरिवेटिव जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर लिया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की। मेरा बच्चा क्या ये बात आपको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स का एक और नाम क्या होता है? क्या आपको ये बात अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि जो एम होता है स्लोप, इसको एक और तरीके से क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी एक्सरसाइज के अंदर, हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में मौजूद है। बट अगेन चूंकि वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया हो या आपको नहीं मालूम हो, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि अगर मुझे कभी भी किसी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो, किसी इक्वेशन के जरिए स्लोप निकालना हो, तो अगर तो वो लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू माइनस का a डिवाइडेड बाई b। मगर कभी भी अगर मुझे हायर पावर वाली इक्वेशन का स्लोप निकालना हो तो उसका तरीका क्या होता है, सिंपल तरीके से उस इक्वेशन के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है और जो भी आंसर आता है उसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में जब वो आंसर आता है तो बेसिकली वो क्या होता है, वो डी वाई बाई डी एक्स एक तरीके से स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां से हम स्लोप उसको कह सकते हैं, स्लोप निकाल लिया जाता है। मुझे बताओ भाई यहां तक कोई मसला, कोई बड़ी सिंपल सी बात करिए, बड़ी बुनियादी बातें करिए, आसान शब्दों के अंदर, आसान भाषा के अंदर। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या कहूंगा, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय a, 2a डिवाइडेड बाय y। इस तरीके से मुझे सिंपल तरीके से स्लोप मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूं। अब आप गौर से देखिए, ये जो मेरे पास बेसिकली स्लोप आया, मेरा बच्चा ये स्लोप किस चीज का आया, मेरे पास जो स्लोप आया ये बेसिकली पैराबोला का आया, क्योंकि हमने पैराबोला की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया था तो ये पूरे के पूरे पैराबोला का स्लोप आ गया। अब जाहिर सी बात है पैराबोला इस लाइन से भी कॉन्टेक्ट में है, इस लाइन से भी कॉन्टेक्ट में है, तो इन अदर वर्ड्स ये जो स्लोप आया ये इस लाइन का भी स्लोप है, ये इस लाइन का भी स्लोप है। बताओ भाई क्या इस बात को पिक कर पा रहे हो या मसला क्रिएट हो रहा है? बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझ पा रहे हो? ये जो तुम्हारे पास स्लोप आया ये पैराबोला की बेसिकली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लेने के ऊपर आया, तो जाहिर सी बात जो डी वाई बाई डी एक्स आया, ये स्लोप आया, ये इन अदर वर्ड्स इन लाइंस का भी स्लोप है। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अब ये जो स्लोप हमने कैलकुलेट करा ये इन अदर वर्ड्स इन लाइंस का भी स्लोप है, क्योंकि ये लाइन जो है इस पर्टिकुलर फिगर के साथ कांटेक्ट के अंदर थी। जब फिगर का स्लोप आ गया तो इन अदर वर्ड्स लाइन का भी स्लोप आ गया। तो भाई अब सिर्फ हलवा खाना है, हलवा पका लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे दोनों लाइंस के पॉइंट्स गिवन है, क्या करूंगा, बारी बारी इनको अपने स्लोप के फॉर्मूले में डालूंगा, दोनों लाइंस की इक्वेशंस फाइंड कर लूंगा इजीली। कैसे? अभी देखते हैं मेरा बेटा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है a, 2a, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी परफेक्टली? मैं क्या कह सकता हूं, एट पॉइंट a, 2a, एट पॉइंट
a कॉमा 2a। पहला पॉइंट क्या है, a कॉमा 2a। मेरा बच्चा जो पॉइंट a कॉमा 2a गिवन है, इसमें एक वैल्यू क्या होगी, x की, एक वैल्यू क्या होगी, y की। तो सिंपल तरीके से m के फॉर्मूले के अंदर जहां x आ रहा है, जहां वहां a डाल दूंगा, जहां y आ रहा है वहां 2a डाल दूंगा। अब इत्तेफाक से इस फॉर्मूले में x आ नहीं रहा, सिर्फ y आ रहा है, तो y के अंदर y की वैल्यू डाल दूंगा। तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 2a का 2a एज इट इज। x कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ y आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2a ही होगी। 2a से 2a क्या हो गया, कट गया। तो मेरे पास पहला स्लोप क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि एट पॉइंट a कॉमा 2a जो स्लोप आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। इस लाइन का स्लोप हमने फाइनली फाइंड कर लिया, वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, उसके लिए मुझे क्या पॉइंट गिवन है, a कॉमा माइनस 2a। मेरा बच्चा किसी को अगर मसला हो रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करवाना चाहता हूं, क्योंकि आगे वाले तमाम क्वेश्चंस पैटर्न पे सॉल्व होंगे या इससे मिलते जुलते पैटर्न पे सॉल्व होंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, a कॉमा माइनस 2a। सिंपल तरीके से मेरा बेटा उसके ऊपर भी स्लोप निकालेंगे। एट पॉइंट ए कॉमा माइनस 2a क्या है भाई, दूसरा एट पॉइंट a कॉमा माइनस 2a। तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, a कॉमा माइनस का 2a। अगेन इस पॉइंट को उठा के स्लोप के फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो मेरे पास दूसरी लाइन का भी स्लोप आ जाएगा। क्या कहा भाई, दूसरी लाइन का जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, a कॉमा माइनस 2a। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो मेरे पास स्लोप की आ रही है, उसके अंदर उठा के पॉइंट डाल दूंगा। जहां x आ रहा है वहां पे a डाल दूंगा, जहां y आ रहा होगा वहां पे नेगेटिव का 2a डाल दूंगा। अब देखो भाई क्या स्लोप का फॉर्मूला बन रहा था, m इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y। x की अगेन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल तरीके से y जहां आ रहा है वहां y डाल दूंगा। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर x होता तो x का x आता, जब y होगा y की वैल्यू डालूंगा। बच्चा इसमें ही परेशान हो रहा था, सर x नहीं आ रहा। अबे तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है अगर x नहीं आ रहा, हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, उसमें से x खत्म हो गया, तो कोई मसले की बात नहीं है भाई, इसमें परेशान थोड़ी होना है, हमारे स्टेप तो सही जा रहे हैं भाई। माइनस 2 से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बची मेरा बच्चा, माइनस का 1। यानी कि दूसरी वाली लाइन के लिए स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव का 1। हमें स्लोप कैलकुलेट नहीं करना था, हमें इक्वेशन निकालनी थी। तो अब बारी बारी जब स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी गिवन है, सिंपल तरीके से अब क्या आ जाएगा मेरा बेटा, इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी भाई, अब फाइनली इक्वेशंस को फाइंड कर लूंगा। क्या लिखूंगा मेरा बेटा, अब मैं लिखूंगा नाउ फॉर द टेंजेंट 1 इक्वेशन, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नंबर 1। तो मेरा बच्चा टेंजेंट नंबर 1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो उसका पॉइंट क्या है, a कॉमा 2a। उसका पॉइंट क्या है, a कॉमा 2a। और इस a कॉमा 2a को इस फॉर्मूले में डालने के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी। तो स्लोप की वैल्यू क्या है, 1। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, x1 कॉमा y1। क्या कहेंगे भाई, x1 कॉमा y1। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप तमाम बच्चों को पता होगा, बड़ा सिंपल सा बड़ा मजे का फॉर्मूला, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। y माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, 2a इक्वल टू के बाद m की वैल्यू क्या होगी, 1। x माइनस का x1, x1 की वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा, a। सिंपल तरीके से क्या बन रहा होगा, y माइनस का 2a इंटू एक्स माइनस का ए। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस का ए, माइनस का 2a जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 2a, प्लस का y जब वहां पे जाएगा तो माइनस का y। तो फाइनल जो इक्वेशन आ रही होगी पहले टेंजेंट के लिए वो क्या होगी, x माइनस वाई प्लस का a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी पहले टेंजेंट के लिए। अब टेंजेंट नंबर 2 की इक्वेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बहुत ही आसान सा काम। इक्वेशन नंबर 2 दूसरे टेंजेंट के लिए, टेंजेंट नंबर 2 की इक्वेशन कैसे आएगी, क्या पॉइंट गिवन है टेंजेंट नंबर 2 के लिए, a कॉमा माइनस 2a, और इस पॉइंट को डालने पे स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव का 1। सिंपल तरीके से काम हो जाएगा मेरा बच्चा। क्या हो जाएगा भाई, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नंबर 2, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नंबर 2। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से टेंजेंट नंबर 2 के लिए पॉइंट क्या गिवन है मुझे, मेरा पॉइंट आ रहा है a कॉमा माइनस का 2a, इट विल बी x1 कॉमा y1, और m की वैल्यू क्या आई थी इस पॉइंट को डालने के ऊपर, ये आई थी नेगेटिव का 1। फॉर्मूला क्या होता है भाई, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। y माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 2a, नेगेटिव साइन एक पहले से फॉर्मूले का, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2a। m का वैल्यू क्या है, माइनस का 1, x का x एज इट इज माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, a है। फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस 2a, नेगेटिव साइन पूरे ब्रैकेट को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, तो नेगेटिव का x नेगेटिव नेगेटिव प्लस का a। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन रहा होगा, y प्लस 2a, नेगेटिव का x जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का x, और प्लस का a जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का a। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा मेरा बच्चा, x प्लस वाई
प्लस का ए इक्वल टू 0। तो मेरे टेंजेंट नंबर 2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। लास्ट के अंदर आप रिजल्ट लिख दोगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में रिजल्ट लाजमी लिखा जाता है। क्या रिजल्ट लिखोगे? हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस का a इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरा बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में इश्यू है मेरा बेटा, मैं दोबारा से समझा देता हूं। 8.4 एक मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप गाइड से छाप रहे हो या किसी और मशहूर जमाना टीचर से समझने के चक्कर में बैठे हुए थे कि भाई वो समझाएंगे तो समझ में आएगी, फिर भी समझ में ना आई, तो मेरा बच्चा 8.4 बड़े मजे की एक्सरसाइज है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हो। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, क्या इसके अंदर इश्यू है? भाई बहुत ही मजे की एक्सरसाइज है। क्या करना है इसके अंदर? सिंपल तरीके से आपने क्या करा मेरा बेटा, आपने भैया आपको क्वेश्चन में टेंजेंट्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। और ये टेंजेंट कहां बने हुए हैं? ये टेंजेंट बने हुए लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, टेंजेंट क्या होता है, लेटिस रेक्टम क्या होता है। लेटिस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो कि पैराबोला के फोकस से पास होती है और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है। अगर आप स्टिल डिटेल में समझना चाहते हैं पैराबोला क्या होता है क्या नहीं होता, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप जाके मेरे चैनल के ऊपर ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जो कॉनिक सेक्शन होगा, पैराबोला हाइपरबोला जो मैंने एप्टीट्यूड का पढ़ाया वहां से समझ लीजिए कि भाई पैराबोला होता क्या है, यानी कि पैराबोला के बेसिक्स भी आपको नहीं पता, वरना कोई मसले की बात नहीं है। 8.4 आप फिर भी बहुत तरीके से समझ सकते हो। मैं साथ साथ बहुत डिटेल में डेप्थ में आके समझा रहा हूं। मेरे नहीं ख्याल में आपको समझने की जरूरत पड़ी कहीं से भी जाके। और क्लियर है भाई यहां तक की बात? सिंपल तरीके से भाई हमने जो चीज फाइंड करनी थी वो यहां पे लिख दी। ये 4-5 लाइनें मैंने क्या लिखी अंग्रेजी के अंदर, कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, बेसिक इंग्लिश है, क्योंकि 5 नंबर के लिए जब क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, यानी कि हर साल के लिए तकरीबन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेंजेंट वाला क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज की जान है। तो भाई क्या करा, सिंपल तरीके से जो चीज फाइंड करनी है वो एग्जामिनर को बताई, और जो चीज गिवन होती है एंड पॉइंट और लेटिस रेक्टम जो हमें गिवन थे, गिवन कैसे थे, लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट उसने कह दिए, तो बच्चे को पता होना चाहिए एंड पॉइंट और लेटिस रेक्टम क्या होते हैं। तो सिंपल तरीके से उनको लिखा। लिखने के बाद हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन थी उसके ऊपर डेरिवेटिव लिया। यहां पे जो कॉन्सेप्ट समझने का था वो यही था कि मेरा बच्चा पहली चीज समझने की लेटिस रेक्टम की चीज थी वो मैंने समझा दी। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में समझने की है वो क्या है, किस तरीके से इक्वेशन के ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए उसका स्लोप निकाला जाता है। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, स्लोप पॉइंट टेंजेंट फॉर्मूला इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये आपके पास एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी, इंटरमीडिएट साइड के ऊपर भी। क्या कहा, कभी भी अगर आपको किसी इक्वेशन में हायर पावर आ रही हो, पावर 1 से बड़ी आ रही हो, वो इक्वेशन लीनियर ना हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या कोई भी हो इक्वेशन, अगर आप उस इक्वेशन के ऊपर उसका स्लोप निकालना चाहते हो, निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल तरीके से उस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो और डी बाई डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशन को ट्रांसफर कर दो। आपके पास जो आंसर आएगा बेसिकली स्लोप का होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स बेसिकली बराबर होता है स्लोप के। तो इस तरीके से हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। अब जो बारी बारी हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, डिफरेंट एंड पॉइंट्स गिवन थे लेटिस रेक्टम के, उनको पुट करा। उनको पुट करने के ऊपर मेरे पास दोनों स्लोप्स की वैल्यूज आ गई। जब फाइनली स्लोप की वैल्यूज आ गई, पॉइंट हमें गिवन था, तो हमने फाइनली टेंजेंट की इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया। दैट वाज द ऑल process that we have done in this question। मेरा बच्चा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल है, क्या इश्यू है, मुझे बताओ भाई। नहीं मसला तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हो सकता है किसी बच्चे को कुछ समझने में मसला आ रहा हो, मेरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझोगे, पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम जिस क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं मेरा बेटा, आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11। इसके ऑल्दो 3 से 4 पार्ट से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बहुत तरीके से समझाऊंगा, बाकी तमाम 3 पार्ट मेरी तरफ से आपका होमवर्क होंगे। मेरा बच्चा मेरे पढ़ाने का तरीका आपको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम तो अब तक शुरू से लेकर अब तक आप इंटरमीडिएट मैथ्स उससे पढ़ रहे हो बहुत सारे बच्चे। तो मेरा बच्चा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं चाहे कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊं, चाहे फिजिकल पढ़ाऊं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, हर जगह मैं एक ही कोर्स कॉन्टेंट करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे कोचिंग के बच्चे मेरे कोई अजीज होते हैं, नहीं, मेरे YouTube के बच्चे मेरे ज्यादा अजीज हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत करता हूँ। कहने का मकसद क्या है कि मेरा बच्चा, मैं एक पार्ट को बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, बाकी 3 पार्ट आपका होमवर्क होंगे। अच्छा भाई आपके जहन में हो सकता है आ रहा हो, सर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करवाया आपने? मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 से मैच करता है तो पहले जाहिर सी बात है मैं सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाता हूं, इसी से बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसीलिए बच्चे को मैथ्स मुझसे पढ़ने में अच्छी लगती है कि भाई उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहां तक की बात में कोई मसला, आई डोंट थिंक मसला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मेरा बेटा क्या कह रहा है, कहता है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल।
सर टेंजेंट तो आपने सिखा दिया, सर ये नॉर्मल क्या होता है? तो आओ जरा क्वेश्चन को भाड़ में डालते हैं, पहले नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि नॉर्मल क्या होता है। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इंटरमीडिएट साइड हो चाहे वो एप्टीट्यूड साइड हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मुझे टेंजेंट और नॉर्मल आपको सिखाना पड़ जाएगा, इसीलिए बड़े मजे की चीज है। मेरा बच्चा, मैंने आपको क्या बात बताई, आपके पास दुनिया में कोई भी कर्व आ रहा हो, अगर उस कर्व को कोई लाइन टच करते हुए जा रही है तो लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। ये बात क्लियर है? चलिए मैं आपको सर्कल की एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल सर्कल के केस के अंदर ये लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, सर्कल भी तो कर्व ही है ना, सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन टच कर रही है लाइन, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। और सर ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? मेरा बच्चा, नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस कर्व के सेंटर से निकलती है, कर्व के सेंटर से निकलती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है। ये लाइन हमेशा हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। मेरा बच्चा, अगेन ये कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ बहुत डिटेल में आपको दे रहा हूं, कल भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, दुआएं दोगे यार बाद में बैठ के, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम नस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम एनईडी साइड पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम इंटरमीडिएट के लिए पढ़ना चाह रहे हो 8.4 या चैप्टर 7, ये वहां पे बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे एमसीक्यूज तुम्हारे पेपर में आते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि भाई नॉर्मल लाइन क्या होती है, जल्दी से रिपीट कर दूं तो भाई वो लाइन जो किसी भी कर्व को, किसी भी पैराबोला को, हाइपरबोला को, एलिप्स को, सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है यहां तक की बात? ये बात तो मैंने कल के लेक्चर में भी बताई थी, तो आज क्या डिफरेंस है यहां पे दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग के अगर किसी कोने में घुस गई थी वो, तो वापस निकल कर आ जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बहुत से बच्चे नहीं कर रहे ना, ऐसी तफरी में लगे हुए हैं। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपको कह रहा है कि भाई आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है, ये एक ऐसे पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है जिस पॉइंट की उसने आपको वैल्यू दे दी टू द पैराबोला और इक्वेशन दे दी। ऑल्दो बहुत से टीचर इन क्वेश्चंस को बगैर किसी डायग्राम के समझा देते हैं, अपने आप को बहुत माइके लाल समझते हुए बगैर किसी डायग्राम के समझा देते हैं, और बच्चा समझ भी लेता है, रट लेता है बच्चा, तो बच्चा मैथ्स को रटने की कोशिश करता है वो ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ पढ़ के। तो भाई ऐसा नहीं करना, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के। कभी भी क्वेश्चन आए जल्दी से उसकी रफ डायग्राम अपने जहन में बना लिया करो। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं अपने आप को इतना बड़ा टीचर नहीं कहता, तो इसीलिए इसको अलग से समझा देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास एक पैराबोला आ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ये अगर पैराबोला आ रहा है तो इस पैराबोला के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो लाइन आ रही है जो कि इस पैराबोला को खाली टच करते हुए जा रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल लाइन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन जो कि इस टेंजेंट लाइन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, जो कि इस टेंजेंट लाइन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। मैं एक और कंडीशन समझा देता हूं, फॉर एग्जांपल एक और डायग्राम समझा देता हूं। मेरा पैराबोला है, इस पैराबोला को टच करते हुए लाइन जा रही है, वो लाइन जो टच करते हुए पैराबोला को जा रही है हमेशा क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जिस लाइन को हम क्या कह देंगे? नॉर्मल लाइन। जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? 3,6। यानी कि वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट लाइन और पैराबोला या सर्कल या किसी भी कर्व का कॉन्टेक्ट होता है, किसी भी कर्व का। फॉर एग्जाम्पल मेरी उंगली है, एक लाइन इसको पास करते हुए जा रही है, इसको देख लो ऐसे, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मार्कर इन उंगलियों को टच कर रहा है ना, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और उस पॉइंट की वैल्यू गिवन है 3,6। लास्ट सवाल में जो हमने एंड और लेटिस रेक्टम निकाल ले, तो बेसिकली वही तो पॉइंट था जहां पे वो टेंजेंट लेटिस रेक्टम को टच कर रहा था। मेरी बात को बेटा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, बहुत मजे के क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिए तो आपको ना सिर्फ इंटर में इनका फायदा होगा, बल्कि सेम इस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में और एप्टीट्यूड साइड पे बेतहाशा आ रही होती है। आई होप अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्या कहा? सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, और पहले पार्ट में क्या कह रहा है? एट द पॉइंट 3,6 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। यानी कि तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन दे दी है जो कि क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और वो पॉइंट की वैल्यू दे दी जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट लाइन पैराबोला को टच कर रही है। यानी कि किस पॉइंट की वैल्यू गिवन है? 3,6। ये उस पॉइंट की वैल्यू गिवन है जिसके ऊपर तुम्हारी टेंजेंट लाइन जो है पैराबोला को टच कर रही है, और नॉर्मल लाइन भी उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है, जाहिर सी बात
दिक्कत है, उसका भी ये पॉइंट है। यहां तक कोई मसला बेटा, मेरा बच्चा बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला होगा इंशाल्लाह। अब करना क्या है, तुम्हें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। जाहिर सी बात है तुम्हें दोनों लाइंस का पॉइंट तो पता है, पॉइंट तो ऑब्वियसली एक कॉमन पॉइंट ही होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तो मैंने इतना बिल्डअप करके दिया कि भाई तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन होती है उसी के ऊपर से नॉर्मल लाइन भी पास होती है। दोनों का रिलेशन आपस में परपेंडिकुलर होता है, मगर चूंकि दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं तो पॉइंट तो दोनों का सेम है। तुम्हें किसी तरीके से स्लोप कैलकुलेट करना है। अगर तुम्हारे पास स्लोप आ गया टेंजेंट लाइन का तो उसको फिर कन्वर्ट करवा लोगे नॉर्मल लाइन के स्लोप के ऊपर, और फाइनली दोनों की बारी बारी फिर इक्वेशंस कैलकुलेट कर लोगे। जो अच्छा बच्चा है वो मेरी बात पूरी समझ गया, और जिसको थोड़ा सा समझने में मसला हो रहा है, मेरा बच्चा भी समझाऊंगा ना, करूंगा, सब समझ में आएगा। बाकी भी यहां तक कोई मसला मेरे नहीं ख्याल में बेटा कोई मसला होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन of tangent and normal. We have to find the equation of tangent and normal. इस बात को यहां पे लिख दिया भाई, जो चीज फाइंड करनी है ना उसको लिख दिया, क्लियर है। हमें एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को आगे चल के लिख देंगे, मसले की बात नहीं है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने हल्का सा वो कॉन्सेप्ट दे दिया, बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट दे दिया। अब देखो आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। अगर तुम पैराबोला का स्लोप कैलकुलेट कर लोगे तो जाहिर सी बात है टेंजेंट लाइन कांटेक्ट में होती है पैराबोला के साथ, तो तुम्हारे पास इन अदर वर्ड टेंजेंट लाइन का स्लोप भी आ जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट यूज करा था, और यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि अगर मैं किसी तरीके से पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है इससे पैराबोला का स्लोप निकाल लूं, क्योंकि टेंजेंट लाइन कांटेक्ट के अंदर होती है मेन पैराबोला के साथ, तो बेसिकली वो जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट लाइन का भी होगा। यही तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, और आई होप कर लिया होगा मैंने। अब क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है भाई, उसको लिख देता हूं। क्या इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लूंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लोप, ये बात तो मैंने समझा दी कि पैराबोला का स्लोप चाहिए। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, सिंपल तरीके से इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx, और 12x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 12। dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि dy बाई dx बराबर होता है स्लोप के, तो 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा, ये आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2y, 2 1 2 2 6 12। तो सिंपल तरीके से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई y। इस तरीके से हम लोगों ने पैराबोला से स्लोप कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने पैराबोला से क्या कर लिया भाई, स्लोप कैलकुलेट कर लिया। मगर क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। तो भाई अब इस स्लोप से टेंजेंट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है, हमें इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि अगर मैं इस पैराबोला के स्लोप को टेंजेंट के स्लोप के ऊपर रखता हूं तो मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये स्लोप आया भी किसका आया, पैराबोला का, क्योंकि टेंजेंट लाइन पैराबोला से कांटेक्ट के अंदर है, तो इन अदर वर्ड्स स्लोप जो आया टेंजेंट लाइन का स्लोप भी आया। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है उसकी वैल्यू x और y में डालूंगा उठा के स्लोप के, मेरे पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट लाइन का। क्या लिखूंगा यहां पे, नाउ फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, now for the slope of tangent line, since as we know that m is equal to dy by dx, तो इक्वेशन नंबर 1 2 क्या बन जाएगी मेरी, m is equal to 6 डिवाइडेड बाय y। टेंजेंट लाइन के ऊपर पॉइंट क्या गिवन है, टेंजेंट लाइन के ऊपर मेरा बच्चा मुझे पॉइंट क्या गिवन है, ये पॉइंट मुझे गिवन है टेंजेंट लाइन के ऊपर क्या गिवन है भाई, 3,6 गिवन है। क्या गिवन है, 3,6 गिवन है, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। x की जहां x आ रहा होगा इस फॉर्मूले के अंदर वहां x डाल दूंगा, जब y आ रहा होगा वहां पे 6 डाल दूंगा। इत्तेफाक से अभी भी x खत्म हो गया, तो जहां y आ रहा होगा वहां पे सिंपल तरीके से y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास m1 यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ रहा होगा, 1। ये जो स्लोप आया ये किसका आया, टेंजेंट लाइन का आया। ये बात अपने कानों में बहुत गौर से सुनिएगा, अब जो मैं बात कहने वाला हूं, ये जो स्लोप आया ये किसका आया, टेंजेंट लाइन का आया। नॉर्मल लाइन का ये स्लोप नहीं है, नॉर्मल लाइन का ये स्लोप नहीं है। नॉर्मल लाइन का स्लोप ये क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के साथ। तो अगर मुझे इस स्लोप को नॉर्मल लाइन के स्लोप पे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, परपेंडिकुलर रिलेशन
कैलकुलेशन यूज करूंगा स्लोप का, फिर जो मेरे पास स्लोप आएगा वो नॉर्मल लाइन का होगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूं। हमेशा जब कभी भी किसी कर्व का जब स्लोप निकाला जाता है तो जो लाइन उससे कांटेक्ट के अंदर होती है वो टेंजेंट लाइन होती है, तो बेसिकली उस कर्व का स्लोप बराबर होता है टेंजेंट लाइन के स्लोप के साथ। मगर अगर कभी नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना हो तो जो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाला जाता है उसको कन्वर्ट करवाया जाता है नॉर्मल लाइन के स्लोप के साथ। कैसे कन्वर्ट करवाया जाता है ये बात मैंने बहुत चीख चीख के बताई कि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर रिलेशन रखते हैं। ये बात बहुत बार एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन। एप्टीट्यूड टीचर में तो साथ साथ एमसीक्यूज की तैयारी भी तुम्हारी बातों बातों में करवा देता हूं। क्लियर है ना? बहुत बारी एमसीक्यूज भी आता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि चूंकि इनका रिलेशन परपेंडिकुलर होता है, दैट्स मीन कि इनका दरमियान का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात क्लियर है ना सबको भाई? तो जो m1 का स्लोप आ गया टेंजेंट लाइन का आ गया, इससे कैलकुलेट कर लूंगा नॉर्मल लाइन का स्लोप भी। नाउ फॉर द नॉर्मल लाइन, नाउ फॉर द नॉर्मल लाइन, नाउ फॉर द नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगा भाई? रिलेशन क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का रिलेशन यूज कर लिया। m1 की वैल्यू क्या आई मेरा बच्चा? 1i इंटू m2 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? नेगेटिव का 1 आ जाएगी। किसकी? नॉर्मल लाइन का जो स्लोप आए नॉर्मल लाइन का स्लोप है। ये बात सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अब जो स्लोप आया किसका आ गया? नॉर्मल लाइन का आ गया। अब फाइनली हम इक्वेशन फाइंड करने के ऊपर चले जाएंगे। अब कैसे इक्वेशन फाइंड करने के ऊपर जाएंगे? पॉइंट तो दोनों लाइंस का सेम है, पॉइंट तो दोनों लाइंस का सेम है, पॉइंट डजंट मैटर, पॉइंट दोनों लाइंस का सेम है। मैटर क्या करता है? स्लोप। स्लोप का ये मेन कॉन्सेप्ट है। 8.4 डिपेंड इस पूरी टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कर रही है। मेरा बच्चा अगर तुमने ये एक्सरसाइज समझ ली तरीके से, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिलीव मी तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले बेतहाशा एमसीक्यूज चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो रहे होंगे। ना सिर्फ आज के पेपर के अंदर बल्कि कल जब एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होगे। ऑल्दो मैंने एप्टीट्यूड के लिए बहुत डिटेल में अपने लेक्चर वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी, बट स्टिल कभी कोई मसला हो तो ये बात तुम्हें इंटर के कॉन्सेप्ट से और अच्छी तरीके समझ में आ रही होगी जब तुमने इंटर पे कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा। क्या करेंगे वो? सिंपल तरीके से इक्वेशन बनाने के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन बना लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो भाई मेरा बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास कैसे आ रही होगी? बहुत ही आसान तरीका कि मेरे पास क्या इसका पॉइंट था भाई। पॉइंट क्या है मेरे पास? जो टेंजेंट नॉर्मल दोनों का ही इनफैक्ट 3,6 है। इस पॉइंट को क्या कह दूंगा? x1, y1। और टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आया मेरे पास? ये वैल्यू आई m की 1। मुझे फॉर्मूला पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का क्या होता है भाई? y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दूंगा बेटा। क्या हो जाएगा भाई? y माइनस का y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इक्वल टू के बाद m की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x माइनस का x1 की वैल्यू क्या होगी? 3। क्या बन जाएगा बेटा? y माइनस का 6 इक्वल टू x माइनस का 3। तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दूंगा तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू x माइनस का y, माइनस का 3 पहले मौजूद है, जब माइनस का 6 वहां पे जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ रही होगी? x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सेम काम करूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड कर लूंगा। भाई बताओ इस एक्सरसाइज में कुछ मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। बच्चे फालतू में डरते हैं एक्सरसाइज 8.4 से। अरे अल्लाह के बंदो, रट्टे नहीं मारने मैथ्स के। मैथ्स पढ़ने के लिए तुम्हें मैथ्स समझ आने वाला होना चाहिए। क्लियर है ना भाई ये बात? क्या करोगे? सिंपल तरीके से यहाँ पे फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये सिंपल तरीके से बन जाएगा, हमारे पास क्या पॉइंट गिवन था? हमारे पास पॉइंट गिवन था सिंपल तरीके से। पॉइंट क्या गिवन है? 3,6 गिवन था। भाई पॉइंट क्या गिवन है? ये है ना 3,6 पॉइंट गिवन है। क्या मसले की बात है? इसके अंदर नॉर्मल लाइन का पॉइंट क्या गिवन है? 3,6। और हमारे पास देन नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आया? नेगेटिव का 1 आया। क्या आया बच्चा? नेगेटिव का 1 आया। यानी कि नॉर्मल लाइन के स्लोप की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1। पॉइंट को कह देंगे क्या? x1, y1। फॉर्मूले में पुट कर दूंगा भाई। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। y माइनस का y1 की वैल्यू क्या है बच्चा? 6। m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1।
x माइनस का x1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा y माइनस का 6 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1 तमाम वैल्यूज को जाके मल्टीप्लाई कर देगा, क्या बन जाएगा नेगेटिव का x नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का x जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का x प्लस का y माइनस का 6 माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा भाई x प्लस वाई माइनस का 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये जो इक्वेशन आ रही होगी, ये इक्वेशन आ रही होगी फाइनली नॉर्मल लाइन की। तो इस तरीके से मेरा बेटा हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के बकाया पार्ट मेरी तरफ से आपको तोहफा है, एक होमवर्क है। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उनको बैठ के सॉल्व करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बेटा। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको पहले एक जैसे कॉन्सेप्ट के तमाम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तभी इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका इस कॉन्सेप्ट के तमाम क्वेश्चंस के ऊपर हाथ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मेरा बच्चा ऑल्दो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन ही एक जैसे हैं, अगर आपको पढ़ाने वाला एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करा और अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली मार्क दिस माय वर्ड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको इक्वेशन गिवन है, चाहे अपनी बुक में आप देख रहे हो, चाहे मेरे सामने अपने लेक्चर के अंदर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कि आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है ना, बच्चा इस इक्वेशन को देख के पैनिक कर जाता है। एंड दैट्स द मेन रीजन, दैट्स द मेन थिंग कि एग्जामिनर को हमें मजा आता है क्वेश्चन देने में। भाई देखो, एग्जामिनर हमेशा वो क्वेश्चन देगा तुम्हें पेपर में जिसमें उसे पता हो कि मेजॉरिटी अवाम पैनिक करेगी, तभी तो बच्चे को फिल्टर आउट करना है। हर बच्चे का इवन ग्रेड थोड़ी आएगा भाई, तुम में से बहुत सालों का इवन ग्रेड थोड़ी आएगा। खाली वो बच्चा जो मेहनत से पढ़ेगा उसका इवन ग्रेड आएगा। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? बच्चे को फिल्टर आउट करना है। यूनिवर्सिटी इतनी नहीं है भाई, हर एक को A1 ग्रेड नहीं जा सकता, तो वो बच्चा जो मेहनत से पढ़ेगा खाली A1 ग्रेड उसका होगा, वरना हर एक का A1 ग्रेड आ जाएगा तो भाई यूनिवर्सिटीज थोड़ी है हमारे पास इतनी। तभी तो बच्चे को फिल्टर आउट करना है। जिस बच्चे ने 2 साल नहीं पढ़ा उसका कोई हक नहीं यूनिवर्सिटी पहुंचने का, हक सिर्फ उस बच्चे का जिसने मेहनत से पढ़ा, जिसने अपनी रातें काली करी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22 वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पेपर में आता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से या अपने इक्वेशन की वजह से। क्या इक्वेशन है सर? आपने इतनी लंबी बात कर दी, तो आइए जरा क्वेश्चन के ऊपर। मेरा बच्चा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। बड़ी सिंपल सी बात है, अब तो मेरे ख्याल में बहुत नॉर्मल सी बात है हमारे लिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को कैलकुलेट करना है। आगे क्या कह रहा है? आगे मुझसे कहता है कि भैया जो तुम्हारे पास पैराबोला है ना, उसकी इक्वेशन क्या दे दी उसने उसकी इक्वेशन दे रहा है 49x² प्लस का 64y² इक्वल टू 64। सर ये क्या लिखा है सर? ये x लिखा हुआ है आपने। सही है सर, सही है, 64x49। आपकी बुक में भी आपको x ही लग रहा होगा, मगर खुदा के वास्ते बच्चा ये x नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। आपकी बुक में भी वो x नहीं बना, वो मल्टीप्लाई का सिंबल है। पहली मेजर कंफ्यूजन जो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है वो इस चीज में होता है कि क्या गिवन है, 64x49 नहीं है, ये 64 मल्टीप्लाई बाय 49 है। अब एग्जामिनर ने इनको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं करवाया हुआ, बुक बनाने वाले ने वो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देता है। आगे जो पॉइंट गिवन है ना, वो उससे भी सुभान अल्लाह है। आगे जो पॉइंट गिवन है वो इससे भी सुभान अल्लाह है। क्या पॉइंट है भाई? 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। अब बच्चा कहता है यार सर ये कौन सा पॉइंट है सर? अब आप थोड़ी कुछ कर सकते हो भाई, क्वेश्चन ऐसा ही है तो ऐसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में ज्यादा, कैसे करेंगे भाई? देखो, परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। आपने अपने आप का A1 ग्रेड लेना है। आपने इस A1 ग्रेड के लिए मेहनत कर रहे हो ना, जब पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, फिजिकल भी कहीं जाके पढ़ रहे होगे, इंडिविजुअल किसी सर से भी पढ़ रहे होगे, प्रोफेसर से भी पढ़ रहे होगे। तो मेरा बच्चा जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपने A1 ग्रेड लाजमी लेना है। उस A1 ग्रेड को लेने के लिए आपने अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो ना, तभी तो ये पढ़ रहे हो मेरा बच्चा। यानी कि आपने इस बात से नहीं घबराना क्वेश्चन क्या है, आपने इस बात से घबराना है कि क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम कॉन्सेप्ट जब मैं दे रहा हूं तो आपको क्वेश्चन आता
आता होगा तो भाई आपने सिर्फ इस बात को पिक करना है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ना। देखो अगर ये क्वेश्चन में पहले करवा देते ना, पहले तुम पैनिक कर जाते सर इतना मुश्किल क्वेश्चन होता है इसके अंदर, तो नहीं, तभी मैंने पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अब इसको बड़े मजे से सॉल्व करेंगे। कैसे कि भाई मुझे मालूम है मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और प्रोसीजर पूरा वो सेम होगा कि सिंपल तरीके से इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा एक्स के रिस्पेक्ट से, मेरे पास स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी। जब उस स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी तो इन पॉइंट्स को बारी बारी पुट करूंगा, पॉइंट्स के पुट करने के ऊपर मेरे को स्लोप मिल जाएगा, और फिर फाइनली इक्वेशन फाइंड करने के लिए इन पॉइंट्स को और स्लोप की चीजों पॉइंट्स को लूंगा, स्लोप की वैल्यूज को लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। द ओनली डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में यहाँ पे फेस करना पड़ेगा वो ये होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वेरिएबल फॉर्म में होंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा या कॉस अल्फा साइन अल्फा वाली फॉर्म में आ रहे होंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कॉन्सेप्ट अगर तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन तरीके समझ में आ रहा है और मैं उसको तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो करेक्ट है, वो मेरा वो आंसर सही होगा। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। किसी को कोई भी जहन में मसला आ रहा है तो मेरा बच्चा मैं क्वेश्चन करवाते करवाते तमाम मसले आपके भी एड्रेस कर दूंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। सबसे पहली लाइन तो वही लिख दूंगा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सही है भाई, वो लाइन तो बहुत बेसिक सी वो आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें पैराबोला की इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लाइन बेटा लाजमी लिखनी है, मार्क्स के लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, बेसिक स्टेप है वो लाजमी लिखना है आपको। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 49x² प्लस का 64y² इक्वल टू 64 इंटू 49। क्या करेंगे भाई, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेता हूं। क्या करता हूं भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, ये इक्वेशन के ऊपर जब डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई यहां जरा गौर से देखिएगा, 49 का 49 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से 2x होगा, और फिर प्लस का 64 एज इट इज का एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा भैया 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज। और जब डेरिवेटिव इस साइड पे अप्लाई होगा तो ये 64 इंटू 49 है, 64 इंटू 49 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तुम्हारे पास कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, और डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म का आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 49 इंटू 2x करोगे तुम्हारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा, अपने लिख लेना। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरी की पूरी टर्म को जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करूंगा वहां पे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 49 इंटू 2x। ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या कहा मैंने कहा इस पूरी की पूरी टर्म को मैं प्लस वाली टर्म को वहां पे सेंड करूंगा, क्या बन जाएगी नेगेटिव की, और डी वाई बाई डी एक्स से दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स से, तो वहां पे जाके क्या हो जाएंगी भाई, डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा भाई 64 इंटू 2y हो जाएगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी क्या आ रही होगी, डी वाई बाई डी एक्स की, ये आ रही होगी माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स ओवर वाई। मैंने जानबूझ के बेटा उनको मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था 49 डिवाइड बाई 64 हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं क्यों 2 से मल्टीप्लाई करवाता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटा आपके जहन में बेसिक ट्रिक्स होनी चाहिए, वरना कैलकुलेट करवा लो, मसले की बात नहीं है, कोई इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वो क्लियर है भाई यहाँ तक की बात, कोई मसला। सिंपल तरीके से क्या काम करा मेरा बच्चा, जो आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लेने के ऊपर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। भाई मुझे बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई इशू, मेरे नहीं ख्याल में कोई इशू होगा, बहुत बेसिक सी बात करी है, बहुत बेसिक सा काम किया है। क्लियर है यहाँ तक की बात बच्चों। अब जो बेसिकली ये चीज आ गई डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, ये बेसिकली हमारे पास स्लोप आ गया। क्या आ गया भाई, हमारे पास बेसिकली स्लोप आ गया, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई m की, माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 64 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ये मेरे पास स्लोप आ गया। अब इस स्लोप से टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, नॉर्मल लाइन का निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है जो कर्व आया, ये जो पैराबोला का हमने स्लोप निकाला, ये टेंजेंट लाइन का भी स्लोप होगा। तो इस पॉइंट को डाल के परफेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, बहुत ही बेसिक सा काम है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाउ स्लोप फॉर दी टेंजेंट लाइन। स्लोप फॉर दी टेंजेंट लाइन कैसे निकालेंगे भाई, जो पॉइंट मुझे गिवन है उस पॉइंट को इसमें पुट करके, तो स्लोप फॉर दी टेंजेंट लाइन आ जाएगा सिंपल तरीके से। क्या कहा भाई, स्लोप की वैल्यू आ गई। जो काम अभी तक करते आ रहे हैं बेटा बिल्कुल वैसे ही काम है, सिंपल तरीके से इक्वेशन से स्लोप निकाल लिया, अब टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा टेंजेंट लाइन का स्लोप, मुझे क्या पॉइंट गिवन है, 8 cos अल्फा इंटू साइन साइन अल्फा, यानी कि जो भी पैराबोला गिवन है इससे लाइन टच करते हुए जा रही है, ये नॉर्मल लाइन है, तो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, 8 cos अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट पेज पे ले जाके लिख देता हूं इसको मैं आपकी आसानी के लिए।
एट 8 cos अल्फा इंटू 7 sin अल्फा। तो मेरा बच्चा स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप का फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, स्लोप का फॉर्मूला बन रहा है m इज इक्वल टू माइनस का 49x डिवाइडेड बाय 64y, 64 ही y है ना, हाँ 64y है, सही है। क्या बन जाएगा भाई, x की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी होगी मेरा बच्चा, x की पूरी वैल्यू किसकी होगी, y की। अब बच्चा पैनिक कहां होता है, बच्चा बोलता है सर इतना मुश्किल पॉइंट 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा, तो आपको क्या लेना देना है, वो पहली वाली वैल्यू x की होगी, दूसरी वाली y की होगी, सिंपल तरीके से पुट करवा देता हूं, आंसर आ जाएगा मेरा m का, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। क्या आ रही होगी भाई, माइनस का 49 एडिटिस का एडिटिस, x के अंदर x की वैल्यू पुट कर देता हूं, x की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 8 cos अल्फा, नीचे क्या आ रहा है 64 का 64 एज इट इज, और y के अंदर y की वैल्यू जो कि क्या होगी 7 sin अल्फा। यहां तक कोई मसला मेरा बच्चा, मेरे नहीं ख्याल में यार कोई मसला होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपस में सॉल्व करवा लो भाई, कैलकुलेटर में डालो 49 इंटू 8 डिवाइड बाई 64 इंटू 7 जरा करना, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 8 आ जाए, क्योंकि 8 या 64 होता है और 7 7 49 होता है। तो क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बच्चा, तुम्हारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। हो सकता है किसी बच्चे को स्टेप समझ में ना आया हो, तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन करिए, 49 को 7 से डिवाइड करवा दिया, 8 को 64 से, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में करके देख लो और आपकी बेसिक मैथ्स का इशू हो रहा है आपको। मेरा बच्चा ये जो स्लोप आया मेरे पास, ये स्लोप किस चीज का आया, ये स्लोप हमारे पास आ गया टेंजेंट लाइन का। ये जो स्लोप आया हमारे पास, ये किस चीज का आया, टेंजेंट लाइन का आया। बेसिकली जो कर्व का हमने स्लोप की इक्वेशन निकाली थी, उसके अंदर मैंने पॉइंट को पुट करा तो मेरे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। क्लियर है भाई। अब नॉर्मल लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल लाइन का स्लोप, फॉर नॉर्मल लाइन स्लोप, चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो टेंजेंट का भी स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइन का भी। कैसे करेंगे भाई, क्या मैंने आपको तरीका बताया कि टेंजेंट लाइन जो होती है बेसिकली नॉर्मल लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने टेंजेंट लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लिया, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे आएगा, रिलेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव का 1। कभी भी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उन दोनों लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है हमेशा नेगेटिव 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से मेरा बच्चा मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि पहली लाइन का स्लोप मैंने पुट कर दिया, cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से मैं m2 का स्लोप निकाल लूंगा, ये 8 sin अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई 8 sin अल्फा डिवाइडेड बाय 7 cos अल्फा। इस तरीके से हमारे पास लाइन 2 का भी स्लोप आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा, यहां तक कोई भी मसला, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है भाई। मेरे नहीं ख्याल में कोई मसला होगा, तभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यानी कि जो इस लेक्चर का था बहुत डिटेल में समझाया, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11, कि आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके मेरा बच्चा। अब क्लियर हो गया भाई, नॉर्मल लाइन का भी स्लोप आ गया, टेंजेंट लाइन का भी स्लोप आ गया। अब क्या करेंगे, फाइनली इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल प्रोसीजर होता है भाई, आपने इन पॉइंट्स को देखकर घबराना नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर रहे हो, आप अपना मेथड पूरा करोगे, आप अपने अगर बेसिक स्टेप्स को सही करते हुए जा रहे हो तो आपका आंसर सही आएगा। आपको क्या लेना देना कि भाई तुम्हारे पास m की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 7 आए या cos अल्फा डिवाइड बाय 7 अल्फा आ रही है। आप अगर अपने बेसिक मेथड को फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हो और सही मैथ्स को अप्लाई कर रहे हो, आपका क्वेश्चन कभी पॉसिबल ही नहीं गलत होगा। क्लियर है ना। बच्चा क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाता है घबरा जाता है, अव्वल तो सॉल्व ही नहीं करता, अगर सॉल्व करता है तो कहता है सर ये इतने बुरे बुरे से आंसर आ रहे थे मेरे, मुझे लगा गलत करो मैंने काट दिया। अबे अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही वैल्यू इसकी पॉइंट की ये है, तो ऐसे ही आंसर आएंगे ना बेटा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं भाई, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करने के ऊपर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर मूव कर जाता हूं मेरा बच्चा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए उसी का पॉइंट लूंगा, पॉइंट दोनों का सेम ही होगा, और उसी का स्लोप लूंगा। भाई क्या है मेरे पास, क्या स्लोप की वैल्यू आई मेरे पास, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, एम की टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आया था, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 8 cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। और हमारे पास मेरा बच्चा इसका पॉइंट क्या आ रहा था, पॉइंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पॉइंट क्या रहा हमारे पास 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा पॉइंट था। इक्वेशन में पुट कर देंगे 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। पॉइंट को क्या कहते हैं, x1, y1। इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन होती है हमारी y माइनस का y1 इक्वल टू m
x माइनस का x1, तमाम वैल्यूज को पुट कर देता हूं मेरा बच्चा। y माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है 7 साइन अल्फा इक्वल टू के बाद m यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या आई मेरा बच्चा माइनस का 7 डिवाइड बाई 8 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और फिर क्या है x माइनस का x1, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 8 कॉस अल्फा। भाई क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये पूरा का पूरा 8 साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके पूरी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये जो 8 साइन अल्फा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 8 साइन अल्फा इंटू वाई माइनस का 8 7 जार क्या होता है भाई, किसको मालूम है 8 7 जार क्या होता है 56 साइन अल्फा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे ऊपर ये -7 कॉस अल्फा पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का 7 कॉस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस का 8 7 जार भाई क्या होता है, कौन बताएगा मुझे 8 7 जार क्या होता है, 56 होता है भाई। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और तमाम की तमाम वैल्यूज को हम एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मुझे बताओ भाई यहां तक कोई मसला, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, बेसिक मैथ्स अप्लाई कर रहा हूं, बेसिक मैथ्स से बच्चा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से 8 साइन अल्फा इंटू वाई माइनस का 56 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7 कॉस अल्फा माइनस का 56 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहां तक कोई मसला मेरा बेटा, आई डोंट थिंक कोई मसला होगा, बड़ी सिंपल सी मैथ्स करी है भाई, कोई इशू की बात थोड़ी है यहां तक। अब क्या काम करेंगे भैया, जहां पे मेरे पास ये साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, उनको एक साइड पे कर देते हैं, और इस टर्म और इस टर्म को पहले लिख देता हूं। पहले लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, आइए उसको भी देख लेते हैं मेरा बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देता हूँ 7 कॉस अल्फा, अच्छा ये x से भी तो मल्टीप्लाई हुआ था, 7 कॉस अल्फा x इंटू एक्स है ना, इंटू एक्स भी है। पहले लिख देता हूँ 7 कॉस अल्फा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस का 8 साइन अल्फा इंटू वाई, और ये माइनस का 56 साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का 56 कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साथ लिख रहा हूं, इनमें से माइनस का 56 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो मेरा बच्चा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन गया 7 कॉस अल्फा, इस x को मैंने बाहर रख देंगे तमाम मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस का 8 साइन अल्फा, y को बाहर रख दिया, माइनस का 56 एडिटिस का एडिटिस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरा बच्चे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के होमवर्क में नहीं दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसकी मैथ भी थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर बच्चे को करवाई ना जाए तो बच्चा बोलता है सर ने सारे आसान क्वेश्चन खुद करते हैं और मुश्किल क्वेश्चन हमें पकड़ा देते हैं। नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, आपके सामने आपको क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ कि भाई कोई मसले की चीज नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे मेरा बच्चा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए। मुझे मेरा दिल तो चाह रहा है भाई क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप खुद से कैलकुलेट कर लो, पर खैर मैं इनिशियल वो भी बता देता हूँ, मसले की बात नहीं है। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट क्या गिवन होगा, पॉइंट सेम रहता है हमेशा हमारा, पॉइंट सेम रहता है हमेशा हमारा। क्या है भैया पॉइंट, ये है 8 कॉस अल्फा इंटू 7 साइन अल्फा, इसको क्या कहेंगे x1 y1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो नॉर्मल लाइन का स्लोप आया था उसको यूज करूंगा, जो कि क्या है इस केस के अंदर मेरा बच्चा ये आ रहा होगा m2 इज इक्वल टू 8 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 7 कॉस अल्फा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका, कि सिंपल तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1। दिल तो बहुत चाह रहा है क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं बाकी का करने के लिए, अगर फिर भी बच्चों से मुझे पता है सॉल्व नहीं होगा तो बच्चे मुझसे ही कहेंगे सॉल्व करने को, तो इसलिए करवा देता हूँ। y माइनस का y1 की वैल्यू क्या होगी 7 साइन अल्फा इक्वल टू के बाद m यानी कि m क्या होगा 8 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 7 कॉस अल्फा इंटू x माइनस का x1 की वैल्यू क्या होगी 8 कॉस अल्फा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होने होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 कॉस अल्फा इंटू वाई माइनस का 7 जार क्या होता है मेरा बच्चा 49 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये 8 साइन अल्फा भी दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8 साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस का 8 8 जार 64 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा 7 कॉस अल्फा इंटू वाई माइनस का 49
साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस का 8 साइन एल्फा एक्स प्लस का 64 साइन एल्फा कॉस एल्फा इक्वल टू 0। मेरा बच्चा एक्स वाली टर्म्स को पहले लिख दूंगा। जब एक्स वाली टर्म को पहले लिखूंगा, अच्छा वहां पे पॉजिटिव की वैल्यू थी ना, आई एम सो सॉरी, हमेशा एक्स को हमें पॉजिटिव रखना होता है, तो इक्वल टू के इस तरफ एक्स पॉजिटिव के अंदर मौजूद है, तो इस इन वाली वैल्यूज को वहां पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा इक्वेशन के अंदर हमें एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव रखना होता है। तो पहले से मेरा यहाँ पे एक्स मौजूद था पॉजिटिव फॉर्म में, दैट इज 8 साइन एल्फा इंटू एक्स माइनस का 64 साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो भाई एज इट इज रहेगा। ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे जाएंगी तो पॉजिटिव का 7 कॉस एल्फा वाई जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 7 कॉस एल्फा वाई, और माइनस का 49 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, प्लस का 49 साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसको रीअरेंज कर देता हूँ भाई इस इक्वेशन को, तो 8 साइन एल्फा इंटू एक्स तो एज इट इज रहेगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 7 कॉस एल्फा और वाई, और माइनस का 64 साइन कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा और प्लस का 49 साइन एल्फा कॉस एल्फा में से हम कांस्टेंट टर्म को या फिर साइन एल्फा कॉस एल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 64 प्लस का 49, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो फाइनल जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 8 साइन एल्फा इंटू एक्स माइनस का 7 कॉस एल्फा इंटू वाई माइनस 64 प्लस का 49 किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, ये होता है माइनस का 15 साइन एल्फा कॉस एल्फा। या अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली भी कुछ भी नहीं करा मैंने इस टर्म को इससे आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। इस तरीके से फाइनली मेरी नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 सॉल्व हुआ, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हुआ। मगर आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं, इसकी वर्किंग ज्यादा ना सिर्फ लेंदी तो नहीं कहूंगा, मगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल है कि भाई बेसिक मैथ्स है, बच्चे को इंटर के लेवल के ऊपर मैथ्स तो बेटा आनी चाहिए ना। तो भाई ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चा इसमें फंस ज्यादा सकता है। आप खुद से देख सकते हो, अगर मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते तो बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, वो कहते सर समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन को मैंने खुद सॉल्व करवाया एक एक चीज को। तो मेरा बेटा इसी के साथ इस लेक्चर को भी एंड करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको बताएं हमने कहाँ से सीखा कहाँ से नहीं सीखा। जब तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।